नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। देखिए लैब असिस्टेंट के अंदर ये सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो अपना लगभग कंप्लीट होने वाला, बस एक दो टॉपिक और बचे हैं। अपन देखें तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम जिसकी खोज एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है स्ट्रासबर्गर, जिसने इसकी खोज की, और एक वैज्ञानिक है वोल्डेयर जिसने इसको नाम दिया, या शब्द ये गुणसूत्र शब्द देने वाला वैज्ञानिक था वोल्डेयर। यदि अपन बात करें इनके कार्य की तो ये आनुवंशिकता की वाहक होते हैं, यानी गुणसूत्र जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। फिर देखिए गुणसूत्रों की साइज की अपन बात करें तो सामान्यतः यह 0.25 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक होते हैं। यदि अपन बात करें मानव के अंदर तो ये 5 माइक्रोन की साइज होती है मानव के अंदर, जबकि ट्रिलियन पादप यानी जो ट्रिलियन पादप है उनके अंदर ये सबसे बड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं 30 माइक्रोन, जबकि कवक व पक्षियों के अंदर इनकी साइज होती है 0.25। यदि अपन बात करें गुणसूत्रों की संख्या तो अलग अलग जाति के अंदर इनकी संख्या अलग अलग होती है, लेकिन एक ही जाति में इनकी संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है। यानी जो एक जाति है, जैसे मानवों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या सदैव कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है? तो इसका कारण है कि इनके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के कारण गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। अपन बात करें सबसे कम गुणसूत्र की तो पादपों के अंदर देखिए एक है म्यूकर हिमिलिस जिसके अंदर 2n बराबर 2 गुणसूत्र हैं, और एक पादप है हेप्लोपेपस ग्रेसिलस जिसके अंदर 2n बराबर 4 गुणसूत्र है। जबकि अपन बात करें जंतु की, यानी ऐसा कौन सा जंतु है जिसके अंदर सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो एस्केरिस नामक जंतु के अंदर 2n बराबर 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि अपन बात करें सबसे अधिक गुणसूत्रों की तो पादप एक है जिसका नाम है ओफियोग्लोसम रेक्टिकुलम जिसके अंदर 2n बराबर 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि अपन बात करें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाने वाले जंतु की, यानी ऐसा कौन सा जंतु है जिसके अंदर सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ओलोकैंथा नामक एक क्या है जंतु है जिसके अंदर 2n बराबर 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये तो हो गई आपके गुणसूत्रों की सामान्य जानकारी। फिर अपन बात करते हैं गुणसूत्रों का निर्माण किन से होता है। तो देखिए अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि गुणसूत्र क्रोमेटिन जो कि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। यदि अपन बात करें क्रोमेटिन की तो देखिए क्रोमेटिन ये क्या है, कोशिका विभाजन के समय किसमें बदल जाते हैं, गुणसूत्रों के अंदर बदल जाते हैं, गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। यानी जो केंद्रक है उसके अंदर केंद्रक ध्रुव भरा होता है, उस केंद्रक ध्रुव के अंदर क्रोमेटिन उपस्थित होते हैं, एक जाल के रूप में उपस्थित होते हैं। लेकिन कोशिका विभाजन जिस समय होता है ये उस समय ये गुणसूत्रों के अंदर बदल जाते हैं। यदि अपन बात करें क्रोमेटिन की तो इसको एक अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित किया जाता है। यदि अपन उसकी बात करें तो एसिटोकार्मिन अभिरंजक के द्वारा अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित किया जाता है। यानी एक अभिरंजक है, क्या है, एसिटोकार्मिन। इसके द्वारा इन क्रोमेटिन को जब अभिरंजित किया जाता है तो इनके अंदर दो भाग दिखाई देते हैं। नंबर 1 यूक्रोमेटिन और दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। यानी
क्रोमेटिन को अभिरंजित करने पर दो भाग दिखाई देते हैं, एक तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। ये अपन बात करें यूक्रोमेटिन तो ये हल्का अभिरंजित होता है, यानी हल्का रंग का दिखाई देता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन यह गहरे रंग का दिखाई देता है। ये अपन कह सकते हैं कि ये गहरे रंग का अभिरंजित होता है। यदि अपन बात करें क्रोमेटिन की तो ये आनुवांशिकता के वाहक होते हैं, यानी ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं। ये आनुवांशिक रूप से एक्टिव या सक्रिय होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन ये आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय। ये हो गई सामान्य जानकारी जो कि क्रोमेटिन के बारे में से थी। कोशिका विभाजन के समय ये किस में बदल जाते हैं? गुणसूत्रों के अंदर बदल जाते हैं। यदि इनको एसिटो कार्बिन अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित किया जाता है तो ये दो भागों में दिखाई देता है, एक तो गहरा तथा दूसरा हल्के रंग का। यदि अपन बात करें यूक्रोमेटिन का तो ये हल्के रंग का दिखाई देता है तथा ये आनुवांशिक रूप से क्या होता है? सक्रिय होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन ये गहरे रंग का दिखाई देता है तथा आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होता है। फिर देखिए अपन बात करें गुणसूत्रों की तो युग्मकों के अंदर गुणसूत्र अगुणित होते हैं, यानी जो युग्मक होते हैं, युग्मकों में गुणसूत्र अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब है कि n, यानी ये अगुणित युग्मक, जैसे नर युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक, शुक्राणु के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या है? अगुणित है। यदि मादा युग्मक यानी अंडाणु की अपन बात करें तो उनके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वह अयुग्मित होते हैं। यदि अपन बात करें जंतु तथा पादपों की, यानी उच्च पादप व जंतुओं में सामान्यतया गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित का मतलब है कि ये 2n होते हैं, जबकि अपन बात करें आवर्तबीजी पादपों का जो भ्रूणपोष होता है उनके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वह त्रिगुणित होते हैं। आवर्तबीजी पादपों के भ्रूणपोष में त्रिगुणित, आवर्तबीजी पादपों के भ्रूणपोष में त्रिगुणित यानी 3n गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि अपन बात करें अनावर्तबीजी पादपों की तो पादपों के भ्रूणपोष में, मैं केवल भ्रूणपोष की बात कर रहा हूं, यानी आवर्तबीजी पादपों का जो भ्रूणपोष होता है उसके अंदर त्रिगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि अनावर्तबीजी पादपों के भ्रूणपोष में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी n गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी आवर्तबीजी पादपों का जो भ्रूणपोष है उनके अंदर आवर्तबीजी पादपों के भ्रूणपोष में त्रिगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि अनावर्तबीजी पादपों का जो भ्रूणपोष है उनके अंदर अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। और देखिए अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को अपन जीनोम कहते हैं। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को जीनोम कहते हैं।
यानी जो अगुणित अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है उससे अपन सामान्यतः क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। युग्मकों के अंदर कैसे गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो अगुणित गुणसूत्र होते हैं। उच्च पादपों और जंतुओं में सामान्यतः गुणसूत्रों यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। आवर्तबीजी पादपों का जो भ्रूणपोष है उसमें त्रिगुणित गुणसूत्र, जबकि अनावर्तबीजी पादपों के भ्रूणपोष में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं देखिए गुणसूत्र की अपन बात करें तो गुणसूत्र सामान्यतया इस प्रकार से होता है, यानी एक गुणसूत्र के मध्य में एक बिंदु पाया जाता है जिसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु। और देखिए जो लंबवत गुणसूत्र के दो भागों को अपन कहते हैं अर्ध गुणसूत्र, इन्हें बोलते हैं अपन अर्ध गुणसूत्र, या अपन बोलते हैं क्रोमेटिड यानी अर्ध गुणसूत्र को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। ये दो क्रोमेटिड एक गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। दो क्रोमेटिड यानी अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। अब देखिए इसे अपन क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु। अब देखिए अपन बात करें गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार की, तो गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ये सामान्यतः गुणसूत्र जो होता है उसकी संरचना है कि गुणसूत्र के मध्य में एक बिंदु होता है जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। दो गुणसूत्र या दो क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। दो क्रोमेटिड गुणसूत्र बिंदु के द्वारा जुड़े होते हैं, गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। फिर अपन बात करें गुणसूत्र के प्रकार की, तो गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। अपन सबसे पहले बात करें मेटासेंट्रिक की, तो देखिए मेटासेंट्रिक की बात करें तो एक गुणसूत्र बिंदु से दो समान भुजाओं का गुणसूत्र, यानी एक गुणसूत्र बिंदु से दो समान भुजाएं जुड़ी होती है, यानी दोनों भुजाएं समान व मध्य के अंदर, यानी एकदम मध्य के अंदर ये गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होता है। मध्य में गुणसूत्र बिंदु पाया जाता है। यानी अपन मेटासेंट्रिक की बात करें तो मेटासेंट्रिक जो गुणसूत्र है वो उसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती है लंबाई के अंदर, और उनके मध्य के अंदर गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होता है। यदि अपन बात करें सब मेटासेंट्रिक की, सब मेटासेंट्रिक, इसके अंदर दोनों भुजाएं समान नहीं होती, एक भुजा तो बड़ी होगी और एक भुजा छोटी होगी, और गुणसूत्र बिंदु जो केंद्र से है वो थोड़ा हटकर होगा। एक भुजा छोटी तथा दूसरी भुजा बड़ी, एक भुजा छोटी व दूसरी भुजा बड़ी होती है। भुजा बड़ी व गुणसूत्र बिंदु
केंद्र से हटकर होता है, यानी सब मेटासेंट्रिक के अंदर जो केंद्र है वो सेंटर के अंदर नहीं पाया जाता, केंद्र के अंदर नहीं पाया जाता है, वो थोड़ा केंद्र से थोड़ा हटकर होता है। यदि अपन बात करें एक्रोसेंट्रिक की, एक्रोसेंट्रिक तो इसके अंदर क्या है, एक भुजा तो बड़ी और गुणसूत्र बिंदु के ऊपर एक अति सूक्ष्म यानी एक छोटी, बहुत छोटी भुजा पाई जाती है। गुणसूत्र बिंदु के साथ अति सूक्ष्म भुजा जुड़ी होती हैं। एक भुजा बड़ी व गुणसूत्र बिंदु के साथ अति सूक्ष्म भुजा जुड़ी होती हैं, भुजा जुड़ी हुई होती हैं और जो केंद्र है वह किनारे की तरफ होता है तथा केंद्र किनारे पर होता है, यानी जो केंद्र हो वो किनारे की तरफ होता है, जबकि उसके ऊपर एक अति सूक्ष्म भुजा जुड़ी हुई होती है। यदि अपन बात करें टीलोसेंट्रिक की अपन बात करें तो जो गुणसूत्र बिंदु है वह कहाँ पाया जाएगा, सिरे के ऊपर, यानी जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो भुजा के सिरे पर पाया जाता है। बिंदु भुजा के सिरे पर यानी टिप पर पाया जाता है। ये तो हो गई गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 मेटासेंट्रिक, नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक व टीलोसेंट्रिक। अपन बात करें सब मेटासेंट्रिक की तो दोनों भुजाएं एक समान होती हैं, यानी जो गुणसूत्र की दोनों भुजाएं वो एक समान होगी और इनके अंदर जो गुणसूत्र बिंदु है और वह क्या होगा, मध्य में या केंद्र में पाया जाता है। जबकि सब मेटासेंट्रिक में एक तो भुजा बड़ी और एक भुजा क्या होगी, छोटी होगी और गुणसूत्र बिंदु केंद्र से थोड़ा हटकर होता है। यदि अपन बात करें एक्रोसेंट्रिक की तो एक भुजा बड़ी व गुणसूत्र बिंदु के साथ एक अति सूक्ष्म भुजा जुड़ी हुई होती है, यानी एक भुजा तो उसके अंदर बड़ी होगी और दूसरी भुजा होगी वो गुणसूत्र बिंदु के साथ अति सूक्ष्म रूप से जुड़ी होगी तथा केंद्र क्या होगा, किनारे पर या किनारे की तरफ होगा। जबकि टीलोसेंट्रिक यानी जो आपकी भुजा है यानी बिंदु गुणसूत्र बिंदु भुजा के सिरे पर या टिप पर होता है। ये तो होगी आपके गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। फिर अपन बात करते हैं गुणसूत्र की जो संरचना है उसके बारे में। देखिए गुणसूत्र की अपन संरचना की बात करें तो गुणसूत्र के सिरे पर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे अपन टीलोमियर कहते हैं, यानी जो गुणसूत्र का सिरा है उसे अपन टीलोमियर कहते हैं और गुणसूत्र के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है उसे अपन पेलिकल कहते हैं और गुणसूत्र के अंदर एक मैट्रिक्स या भरण पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन सामान्य मैट्रिक्स कहते हैं। यदि अपन बात करें गुणसूत्र के अंदर तो गुणसूत्र के अंदर एक कुंडली धागेनुमा संरचना होती है जिसे अपन क्रोमोनीमेटा कहते हैं, क्रोमोनीमेटा। यदि अपन बात करें क्रोमोनीमेटा की तो क्रोमोनीमेटा यह आनुवांशिक होता है, यानी ये आनुवांशिकता का कारण होता है। इसकी अपन बात करें क्रोमोनीमेटा की तो यह सामान्यतः डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और देखिए क्रोमोनीमेटा यानी जो एक धागा है कुंडलित उसके ऊपर कुछ बिंदु नुमा या कणिका नुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्रोमोमियर कहते हैं। फिर देखिए प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर एक दबा हुआ भाग पाया जाता है जिसे अपन प्राथमिक संकीर्ण या अपन इसे कहते हैं सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु। फिर देखिए कुछ गुणसूत्रों के अंदर, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ गुणसूत्रों के अंदर क्या पाया जाता है, द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है, लेकिन जो प्राथमिक संकीर्ण है वह सभी गुणसूत्रों में पाया जाता है। द्वितीयक गुणसूत्र को यानी द्वितीयक संकीर्ण को NOR
जिसे अपन बोलते हैं केंद्रिका संगठन क्षेत्र कहते हैं। इसके ऊपर केंद्रिका जुड़ी हुई होती है, यानी ये केंद्रिका के जुड़ने का स्थान है। और द्वितीयक संकीर्ण के बाद का भाग जिसे अपन क्या बोलते हैं, सैटेलाइट या अनुशंक बोलते हैं। अपन एक एक करके इनकी जो मुख्य जानकारी है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए टीलोसेंट्रिक। अपन बात करें टीलोमियर की अपन बात करें तो यह गुणसूत्र का जो सिरा है वह है, यानी जो गुणसूत्र का टिप या सिरा को अपन क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। गुणसूत्रों का सिरा या अपन बोल सकते हैं टिप या एंड, जो गुणसूत्र का एंड है उसे अपन क्या बोलते हैं, टीलोमेयर। देखिए टीलोमेयर यह आयु के संबंधित होता है, आयु से संबंधित होता है, आयु से संबंधित होता है। यदि अपन बात करें टीलोमेयर की तो यह एज के साथ इसकी साइज छोटी होती जाती है, यानी टीलोमियर का आकार आयु बढ़ने के साथ छोटा होता जाता है, यानी जो टीलोमेयर है उसका आकार आयु बढ़ने के साथ छोटा होता जाता है। इसलिए ये क्या है, आयु यानी जो एजिंग है उससे संबंधित है। यदि अपन बात करें टीलोमरेज एंजाइम, एक एंजाइम है जिसका नाम है टीलोमरेज, यदि वो दे दिया जाए तो इसको कुछ काल तक रोका जा सकता है। यानी जो टीलोमेयर की साइज छोटी होती जाती है उसको रोकने के लिए अपन एक एंजाइम टीलोमरेज एंजाइम दे देते हैं, तो उसकी जो साइज है वह छोटी होना कुछ काल तक रुक सकती है। टीलोमरेज एंजाइम दे दिया जाए तो इसे कुछ काल तक रोका जा सकता है। यानी जो इसका आकार कम हो रहा है उसको यदि अपन टीलोमेरेज एंजाइम दे दिया जाए तो जो आकार छोटा हो रहा है वो कुछ काल तक इसको अपन रोक सकते हैं छोटा होना। यदि अपन बात करें नंबर 2, तो नंबर 2 है आपके पेलिकल की बात करें तो ये गुणसूत्र की झिल्ली है, गुणसूत्र की झिल्ली है। और यह पेलिकल जो नॉन जेनेटिक होती है, यानी इसका आनुवांशिकता से संबंध नहीं होता है, नॉन जेनेटिक। यानी जो पेलिकल है वो क्या है, नॉन जेनेटिक है। नंबर 3 मैट्रिक्स या भरण पदार्थ। इसके अंदर देखो एक जेली समान क्या है, द्रव भरा होता है, जेल के समान द्रव्य भरा होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, भरण पदार्थ या मैट्रिक्स। इसके अंदर सामान्यतः खनिज, प्रोटीन, लिपिड आदि होते हैं। यानी जो भरण पदार्थ है उसमें खनिज, प्रोटीन व लिपिड आदि पदार्थ भरे हुए होते हैं। फिर अपन बात करें तो ये मैट्रिक्स भी क्या है, नॉन जेनेटिक है, नॉन जेनेटिक, यानी इसका भी आनुवांशिकता से कोई संबंध नहीं है। यानी जो टीलोमेयर है, अपन एक बार पुनः देख लेते हैं, टीलोमेयर जिसे अपन क्या कहते हैं, गुणसूत्र का सिरा है। और अपन यह देख सकते हैं कि यह क्या है, आयु के संबंधित है, यानी जो टीलोमेयर है वो आयु से संबंधित है। टीलोमेयर का आकार
आयु के बढ़ने के साथ क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। और अपन बात करें टीलोमेयर एंजाइम, टीलोमरेज एंजाइम दे दिए जाने पर इसे कुछ काल तक रोका जा सकता है। यदि अपन पेलिकल की बात करें जो कि गुणसूत्र झिल्ली है और ये क्या है, नॉन जेनेटिक है, इसका आनुवांशिकता से कोई संबंध नहीं है। जबकि मैट्रिक्स ये जेल के समान पदार्थ है और ये क्या है, ये भी क्या है, नॉन जेनेटिक है। फिर देखते हैं अपन क्रोमोनीमेटा, नंबर 3 क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा यह गुणसूत्र में पाए जाने वाला एक धागेनुमा कुंडलित संरचना है। यह धागे के समान कुंडलित संरचना है। कुंडलित संरचना है, यानी जो क्रोमोनीमेटा है वह गुणसूत्र में एक धागे के समान कुंडलित संरचना है, कुंडलित संरचना है। यदि अपन बात करें क्रोमोनीमेटा तो यह, इसका संबंध क्या होता है, आनुवांशिकता से होता है, यानी ये जेनेटिक है। यानी जो क्रोमोनीमेटा है वह आनुवांशिक होता है। और अपन बात करें यह डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। यदि अपन बात करें क्रोमोनीमेटा की तो इसके ऊपर एक बिंदु लाइक संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर बोलते हैं। यह आनुवांशिक होता है, यानी इसका संबंध क्या है, आनुवांशिकता से। क्रोमोनीमेटा जो कि एक धागे के समान कुंडलित संरचना है। फिर अपन बात करते हैं क्रोमोमियर की। क्रोमोमियर की तो क्रोमोनीमेटा के ऊपर, क्रोमोनीमेटा पर कणिकामय या बिंदुवत संरचना, कणिकामय संरचना पाई जाती हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर बोलते हैं। यानी जो क्रोमोनीमेटा है उसके अंदर आप देख रहे हो एक डॉट 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 जो है वो क्या है, क्रोमोमियर है। क्रोमोमियर कहलाते हैं, यानी जो बिंदुवत संरचना है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर बोलते हैं। फिर देखिए अपन बात करते हैं क्रोमोमियर की। तो क्रोमोमियर क्या है, क्रोमोनीमेटा पर एक कणिकामय भाग पाया जाता है जिसे अपन क्रोमोमियर कहते हैं। क्रोमोमियर ये जीन के स्थान होते हैं, इसी कारण यह जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए अपन गुणसूत्र को क्या कहते हैं, आनुवांशिकता का वाहक कहते हैं। और देखिए जीन की बात करें तो डीएनए का जो सक्रिय भाग है उसे अपन सामान्यतः जीन कहते हैं। और देखिए इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट संरचना की, तो अगली संरचना अपन का प्राथमिक संकीर्ण, यानी गुणसूत्र का जो प्राथमिक संकीर्ण है उसके बारे में बात करेंगे। प्राथमिक संकीर्णन या इसे अपन सेंट्रोमियर भी कहते हैं, यानी गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर या इसे अपन गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं। देखिए गुणसूत्र या प्राथमिक संकीर्ण की अपन बात करें तो ये प्रत्येक गुणसूत्र में पाया जाता है, प्रत्येक गुणसूत्र में पाया जाता है। यानी प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर एक दबा हुआ हिस्सा होता है या भाग होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक संकीर्ण कहते हैं। और देखिए प्राथमिक संकीर्ण पर कुछ प्रोटीन के कण पाए जाते हैं बिंब के आकार के, जिसे अपन काइनेटोकोर कहते हैं।
प्राथमिक संकीर्ण पर प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। अब देखिए काइनेटोकोर की अपन बात करें तो काइनेटोकोर से इसकी एक विशेष रचना जुड़ती है जिसे तर्कुतंतु कहते हैं, यानी कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतु काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतु काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। यानी तर्कुतंतु जिस समय कोशिका विभाजन होता है उस समय तर्कुतंतु किससे जुड़ते हैं, इसी काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। यानी प्राथमिक संकीर्ण की अपन बात करें तो प्राथमिक संकीर्ण प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर एक दबा हुआ हिस्सा होता है जिसे अपन प्राथमिक संकीर्ण या सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। प्राथमिक संकीर्ण पर एक प्रोटीन के कुछ कण पाए जाते हैं जिसे अपन काइनेटोकोर कहते हैं। ये एक बिंब लाइक संरचना होती है और एक कोशिका विभाजन के समय जो तर्कुतंतु इन्हीं काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। फिर देखिए द्वितीयक संकीर्ण। अपन बात करें द्वितीयक संकीर्ण की तो देखिए द्वितीयक संकीर्ण ये कुछ ही गुणसूत्रों में पाया जाता है। द्वितीयक संकीर्ण, अपन बात करें द्वितीयक संकीर्ण की तो यह कुछ ही गुणसूत्रों में पाया जाता है। यह कुछ गुणसूत्रों में पाया जाता है। और देखिए इसे अपन क्या कहते हैं, NOR या केंद्रिका संगठन क्षेत्र भी कहते हैं। केंद्रिका संगठन क्षेत्र भी अपन इसको कहते हैं। यदि अपन बात करें केंद्रिका NOR यानी केंद्रिका संगठन क्षेत्र से जुड़ती हैं। और देखिए यदि अपन मानव में बात करें तो मानव में 5 गुणसूत्र ऐसे हैं जिन पर नॉर पाया जाता है, यानी नॉर युक्त 5 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में NOR नॉर युक्त 5 गुणसूत्र, नॉर युक्त 5 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि अपन उन गुणसूत्रों की बात करें तो 13, 14, 15 और 21 व 22वें गुणसूत्र पर क्या पाया जाता है, नॉर पाया जाता है या द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट संरचना की तो नेक्स्ट संरचना है सैटेलाइट। ये सैटेलाइट कुछ नहीं है, केवल जो द्वितीयक संकीर्ण है उसके बाद एक भाग पाया जाता है जिसे अपन सैटेलाइट या अनुसंक कहते हैं। अनुसंक कहते हैं। ये क्या है, द्वितीयक संकीर्ण के बाद पाया जाने वाला एक भाग है। अब देखिए गुणसूत्र के संगठन की अपन बात करें तो गुणसूत्र में मुख्यतः DNA व हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र का संगठन
गुणसूत्र के संगठन की बात करें तो इनके अंदर 90 से 92% क्या पाया जाता है, डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन व 8 से 10%, 8 से 10% आरएनए पाया जाता है। यानी जो गुणसूत्र है उनके अंदर 90 से 92% तो क्या पाया जाता है, आपके डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और 8 से 10% आरएनए पाया जाता है। तथा इसके अंदर अन्य भाग, अन्य में खनिज व अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अन्य पदार्थ जैसे अपन बात करें कैल्शियम की, या इसके अंदर और क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और इनके अंदर सोडियम भी पाया जाता है। ये गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए गुणसूत्र के अंदर एक विशेष संरचना होती है जो कि डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बनी एक विशेष संरचना पाई जाती है, विशेष संरचना पाई जाती है। यानी डीएनए के अंदर गुणसूत्र के अंदर एक डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बनी एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लिय या न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम यानी न्यूक्लिय, या जिसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यदि अपन बात करें इस वर्ड की, यानी जो शब्द है न्यूक्लियोसोम, वह शब्द उडेट नामक वैज्ञानिक ने दिया। यानी उडेट नामक वैज्ञानिक था जिसने ये न्यूक्लियोसोम शब्द दिया। अब देखिए न्यूक्लियोसोम की बात करें तो ये गुणसूत्र के अंदर माला में मोतियों के समान दिखाई देता है। यह गुणसूत्र में माला में मोतियों के समान मोतियों के समान दिखाई देता है। यानी यह माला में मोतियों के समान दिखाई देता है। यानी यह गुणसूत्र में माला में मोतियों के समान दिखाई देने वाली संरचना कौन सी है, तो न्यूक्लियोसोम है जो माला में मोतियों के समान दिखाई देती है। और अपन बात करें तो न्यूक्लियोसोम के अंदर 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसोम में 5 प्रकार के कौन कौन से, H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। किसमें, न्यूक्लियोसोम में। हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ये H1 तो क्या करता है, डीएनए के साथ जुड़ता है, जबकि ये पीछे बचे 4 जो हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 और H4, ये चारों मिलकर एक अष्टक का निर्माण करते हैं। और इस अष्टक पर डीएनए 1/3/4 कुंडलन बनाती हैं। यानी जो न्यूक्लियोसोम है उसमें 5 प्रकार की क्या पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। H1 तो डीएनए के साथ कनेक्ट होता है, जबकि H2A, H2B, H3 और H4 यह अष्टक का निर्माण करते हैं। और इस अष्टक के ऊपर जो डीएनए है
वह 1/3/4 कुंडलन बनाता है। ये हो गई आपके जो इसके गुणसूत्र की जो विशेष संरचना है उनकी बात। फिर अपन बात करते हैं मानवों के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनकी। तो देखिए मानवों के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 46 में से 22 गुणसूत्र तो क्या होते हैं, 44 गुणसूत्र तो कायिक गुणसूत्र होते हैं, जबकि 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। यानी मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और देखिए अपन बात करें इन गुणसूत्रों की तो या तो आप कहिए 46 गुणसूत्र या आप कह सकते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र। जोड़ी का मतलब 2 गुणसूत्र की एक जोड़ी होती है। 23 दूना 46 गुणसूत्र मानवों के अंदर पाए जाते हैं। यदि अपन बात करें गुणसूत्रों के प्रकार की तो देखिए एक तो होता है कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र जो कि नर व मादा में समान होते हैं, वो होते हैं 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र। 22 जोड़ी गुणसूत्र तो क्या है, कायिक गुणसूत्र, या इसे अपन ऑटोसोम भी कहते हैं। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जबकि नंबर 2 है आपका लिंग गुणसूत्र, यानी जिसे अपन सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र की बात करें तो जो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। 23वीं जोड़ी जो कि एक जोड़ी या मैं कह सकता हूं 2 गुणसूत्र, यानी 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र है, यानी जो 23वीं जोड़ी है उसके 2 गुणसूत्र क्या करेंगे, लिंग का निर्धारण करेंगे। यदि मैं मादा की बात करूं तो 22 जोड़ी गुणसूत्र तो क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन XX यानी जो कि क्या है लिंग गुणसूत्र है वो क्या होंगे, अलग होंगे। यदि अपन मादा की बात करें तो मादा को एक विशेष चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है इससे। जबकि अपन नर की बात करें तो नर के अंदर XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक तो X गुणसूत्र होता है और दूसरा कौन सा है, Y गुणसूत्र होता है। और नर को अपन विशेष चिन्ह द्वारा इस प्रकार दर्शाते हैं। यह है नर को दर्शाने का एक बायोलॉजिकल चिन्ह है जो कि आपको ध्यान में रखना है। नर XY और मादा XX, ये है आपके लिंग गुणसूत्र। जबकि लिंग गुणसूत्र तो अलग अलग, जबकि नर व मादा में जो कायिक गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं, समान पाए जाते हैं। यानी 44 गुणसूत्र प्लस XX होगा तो क्या होगा, मादा, और 44 गुणसूत्र प्लस XY तो वह क्या होगा, नर। फिर देखिए अपन बात करें इन गुणसूत्रों की तो सामान्यतया X गुणसूत्र Y की अपेक्षा बड़ा होता है। यानी X गुणसूत्र है वो बड़ा होता है Y की तुलना में। X गुणसूत्र Y की अपेक्षा बड़ा होता है। यानी जो X गुणसूत्र है वह Y की तुलना में क्या है, बड़ा है। जबकि Y गुणसूत्र पर SRY यानी लिंग निर्धारक यानी Y गुणसूत्र पर SRY यानी लिंग निर्धारक जीन पाए जाते हैं। यानी जो Y गुणसूत्र की छोटी भुजा है उनके ऊपर SRY लिंग निर्धारक जीन पाए जाते हैं, और जो Y गुणसूत्र युक्त शुक्राणु हैं, Y गुणसूत्र युक्त
शुक्राणु वेट के अंदर हल्के होते हैं, यानी जो वाई गुणसूत्र युक्त शुक्राणु है वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। और देखिए एक्स गुणसूत्र पर 1000 जीन, एक्स गुणसूत्र पर 1000 जीन, 1000 जीन, जबकि वाई गुणसूत्र पर 50 से 60 जीन ही पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। यानी एक्स गुणसूत्र पर 1000 जीन, जबकि वाई गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं, 50 से 60 जीन पाए जाते हैं। ये तो हो गई आपकी जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की जो मुख्य जानकारी थी वो। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे गुणसूत्र या अपन गुणसूत्रों की कमी के कारण या अधिकता के कारण होने वाले रोग यानी आनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।